नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने सेशन बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी किया। आपको बहुत सारे लोगों ने यह तो जरूर बताया होगा कि 27 तारीख तक आप सब लोग ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप सब लोग कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि डाउटफुल हैं या जो क्वेश्चंस आपको लगे कि गलत हैं या जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि इरिलेवेंट हैं या फिर जिनका उत्तर एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चनों को सोर्स के माध्यम से आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर के अपने लॉगिन आईडी से 27 तक जाकर के आप सब लोग कर सकते हैं। हालांकि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये कहां का इंसाफ है कि 100 रुपया फॉर्म भरने का, क्योंकि अब तो फॉर्म भरने का रेट 100 रुपया हो गया है। सारे फॉर्म का एडीओ का आपने भरा ही होगा 100 रुपया में, और 250 रुपया क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करने का। मैंने कुछ तकरीबन 20 से भी ज्यादा क्वेश्चनों का लिस्ट बनाया है और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं क्योंकि जो बच्चे हैं उन बच्चों से हमने इसको करवाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, हम लोग जो है उसको करवा देंगे। मतलब कहने का मतलब कि मुझे पता है 250 रुपए एक आम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रकम होती है, तो हमने कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बनाया जिस क्वेश्चनों को हम जो है अपने स्टूडेंट्स के आईडी के माध्यम से उन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बाकी आप लोग के नजर में भी इन क्वेश्चन के अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर बताइएगा, और आप लोग को भी करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं तो अपने टीम की तरफ से और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके आईडी की तरफ से इन सारे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो ऑफिशियल आंसर की आया है, इस ऑफिशियल आंसर की में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आपको रेज करना चाहिए और हम कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन को रेज कर रहे हैं विथ सोर्सेज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। मैंने इंग्लिश में लिया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में आप देख लीजिएगा आपने, क्योंकि इस जगह की कमी हो जाती। यह है आई थिंक एच का सेट एच है, उस सेट एच का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो है क्या सही कथन है। तो इसमें एक आयोग ने जिस आंसर को सही माना है, आयोग ने आंसर नंबर बी को सही माना है। बी क्या कह रहा है कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोसीड करने में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांसैक्ट ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए यहां पे जब ओनली शब्द लिखा है और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन हिंदी और इन इंग्लिश, तो यहां पे कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश या फिर जो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है आप सिर्फ उसी भाषा में कह सकते हैं। आयोग ने इसको सही माना है। लेकिन अगर आप आर्टिकल नंबर 210/1 को देखिएगा तो इस पॉइंट को मैंने यहां पे अंडरलाइन भी किया है कि अपने मदर टंग में वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बिहार में हैं तो जैसे मेरा मैथिली है मदर टंग, तो मैं मैथिली भाषा में अगर मैं विधायक कल के डेट में बना, जो कि मैं बनूंगा नहीं, तो एक लेटर सपोज तो मैं वहां पर मैथिली भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि जबकि मैथिली भाषा बिहार की स्टेट लैंग्वेज नहीं है। ऐसे ही चलिए आप बोलिएगा सर मैथिली लैंग्वेज तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, तो अगर मेरी भाषा मगही है, मदर टंग मगही है, तो आई कैन यूज मदर टंग मगही ऑल्सो। एक केस भी हमको देखने को नजर आया था जहां पे कर्नाटका के स्पीकर ने जो एमएलए है वो तुलु लैंग्वेज में, तुलु एक लैंग्वेज है, इस तुलु लैंग्वेज जो यहां की स्टेट लैंग्वेज नहीं है, इसको जो है मतलब कि इस्तेमाल उन्होंने किया था। इस चीज को यहां पे देखने को नजर आया है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने यह भी कहा कि भाई इसको सेकेंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए, लेकिन इसके लिए कमिटी बनी थी, बट जिस समय इसका इस्तेमाल किया गया था उस समय तुलु सेकेंड लैंग्वेज नहीं थी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पे हिंदी इंग्लिश और ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है और आयोग ने इसको सही माना है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं विद द ऑथेंटिकेट सोर्स भी मैं आपको बता रहा हूं किस आधार पर। आइए जरा देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं, मतलब हमारी टीम जो है हमारे। और इसके अलावा आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी अपने ऑब्जर्वेशन को जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबल मस्ट कीप इन माइंड।
यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स पे कुछ जो है आपके मौलिक अधिकार, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, और उस रिस्ट्रिक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है क्या सही है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आयोग ने किसको सही माना है, तो आयोग ने इसमें ऑप्शन नंबर डी को सही माना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है पहला वाला आंसर जो है वह आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसे देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे, कहां गया, हाँ, ओनली जो है इसमें, हाँ, इसमें जो है सिर्फ पहला आंसर जो है आयोग जो है इसको सही मान रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पहला जो स्टेटमेंट है यानी कि ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, ये वाला जो आंसर है इसको आयोग सिर्फ सही मान रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट को गलत मान रहा है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट पर ये प्रिवेलिंग द सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो द सोशल नीड आर नॉट बार, हाँ, ये बेसिकली सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शेड्यूल एरियाज होते हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स को लगाने के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और हां, ये चीज अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई उस एरियाज में हमें देखने को नजर आता है तो मोस्ट ऑफ द वर्ड यहां रहता तो ये सही होता, बट यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है सीधा सीधा, जो कि ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जो है आपका सही बता रहा है। तो 1 और 2 जो है दोनों सही होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन जो है ये सही होना चाहिए, बट आयोग ने डी को सही माना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्नों पे कि prevailing the social value and also the social need are not barred by prevailing social value need could inform the reasonable behind the restriction, they are not sole determined to the reasonable under the Indian Constitution। बट अगर हम लोग बात करते हैं कुछ शेड्यूल एरियाज होते हैं जहां पे इस चीज को होना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सही है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द आचार्य ऑफ द नालंदा विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आयोग ने इस क्वेश्चन में कौटिल्य को सही उत्तर माना है, जो कि कौटिल्य सही उत्तर है। लेकिन अगर आप सोचिए कि कौटिल्य के अलावा भी जो बच्चा नागार्जुन लगाया है वो गलत नहीं किया है, क्योंकि नागार्जुन के टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन का टाइमलाइन जो है ये कुशाना पीरियड के समय का, या जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी एडी या थर्ड सेंचुरी एडी के आसपास का है। जबकि आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को की स्थापना जो है, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, जबकि नागार्जुना का टाइमलाइन जो है यह टाइमलाइन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नागार्जुना का जो टाइमलाइन है वो नालंदा विश्वविद्यालय के बनने से पहले का है, और जब यह बनने से पहले का है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आचार्य नहीं हो सकते हैं। तो कौटिल्य और नागार्जुना दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, बट आयोग ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य को माना है। तो इस केस में यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो दोनों आपका सही है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सत्य के ज्यादा करीब कौन है, क्योंकि दोनों गलत है, मतलब दोनों इसमें आपका नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी होगा, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्क्रैप होना चाहिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैंने जो है इसको भी डाउट में मतलब डाल दिया है, मतलब वेबसाइट पे, क्योंकि 250 रुपया प्रत्येक क्वेश्चन है, और एक बच्चे के लिए 250 रुपया बहुत मुश्किल होता है। तो आपके आदित्य सर यानी कि मैंने स्वयं अपने पैसे से, बच्चों से नहीं करवाया, बच्चों के आईडी का बस इस्तेमाल किया है, और स्वयं अपने पैसे से मैंने इसको करवाया है, क्योंकि एट द एंड जो है आपसे ही हम बने हैं। बाकी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर उसमें डालिए। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। तो आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आइए हम लोग का कह रहा है कि सर, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कि सर, हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको जो है इंडियन फिलॉसफी का प्रोफेसर बनने का मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1911 में। इसके रिलेटेड आयोग ने उत्तर दिया है हरदयाल का। लेकिन अगर आप देखिएगा, हरदयाल जो है अगर हम बात करते हैं तो हरदयाल अराइव्ड इन कैलिफोर्निया इन अप्रैल 1931, taught briefly at Stanford University and soon immersed himself in a political activity. During the summer of 1912, he concentrated mainly on delivering lectures on the anarchist and the
एंड द सिंडिकलिस्ट मूवमेंट टू द वेरियस अमेरिकन ग्रुप ऑफ इंटेलेक्ट। तो यहां पे जो है कहीं पे भी अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी की बात अगर हम करें तो इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो इंडियन फिलॉसफी का जिक्र हमको नजर नहीं आ जाता है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी, ये जो लाइन है ये एक ऑथेंटिकेट राइटर है क्योंकि बीपीएससी किसी का तो नहीं मानता है, तो इसीलिए मैंने सोर्सेज भी अच्छे अच्छे रख रखे हैं। बिपिन चंद्र जो बहुत ही बड़े रिनॉन्ड राइटर हैं, हिस्टोरियन है, उनके द्वारा लिखी गई है, तो उस हिसाब से ये वाला गलत होना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही नहीं है। हालांकि आयोग ने इसको सही माना है तो मैंने इसके रेफरेंस के हिसाब से जो है इसमें भी डाउट्स जो है रेज किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं कि अगले और कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वेयर इज ग्राउंड जीरो। अब देखिए जो ग्राउंड जीरो है बड़ा लेमैन टर्म्स है। ग्राउंड जीरो मतलब वो स्थान होता है, कई बार आप सुनते हुएगा, जहां से कोई सैटेलाइट या इस प्रकार की चीजें जो है, या फिर अगर हम कहा जाए कि कुछ एक रिसर्च फील्ड वाला जो होता है उसको हम ग्राउंड जीरो कहते हैं। तो हमारे भारत में भी तो ग्राउंड जीरो श्रीहरिकोटा में है। देखिए श्रीहरिकोटा अगर ऑप्शन में नहीं होता तो हम न्यूयॉर्क को कर सकते थे, बट श्रीहरिकोटा जो है ये भी ऑप्शन में है और यहां पे भी ग्राउंड जीरो है, तो किस हिसाब से न्यूयॉर्क सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा भी सही होगा। तो जनरल टर्म है जो कि लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि श्रीहरिकोटा और न्यूयॉर्क दोनों में मौजूद नजर आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी ये दोनों क्वेश्चन का भी अगर हम देखें तो इसका उत्तर भी आपके समक्ष जो है ए और डी दोनों होना चाहिए, बट आयोग ए के साथ गया है, बट इसके क्वेश्चन पे भी मैंने रेज किया है। बाकी देखिए आयोग की क्या प्रतिक्रिया आती है फाइनल जो आपका आएगा उसमें। और आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग में से कोई भी ऐसे बच्चे जो सार्थक है, जो समर्थक है, या कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि 20-22 क्वेश्चन है सारा आप लोग कर दीजिए खुद से, क्योंकि उतना पैसा आप लोग की थोड़ी किल्लत होती है, लेकिन जितना आप लोग है कि वो गेंद अभी आपके पाले में है, फिर उसके बाद जब समय बीत जाएगा तो नहीं है। तो एटलीस्ट आप अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट कर दिया है, ताकि अन्य बच्चे जो है वो उस पे ना करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे बार बार मत कीजिए, क्योंकि हमने एक राउंड कर लिया है। तो ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आयोग की तरफ भी जाएगा कि हाँ भाई सोर्स मिल रहा है। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग जैसा करना चाहें। अगला क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं। तो अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग Isthmus has been known as the devil neck। अब देखिए ध्यान से अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर दिया है कारा इस्थमस। लेकिन देखिए वापस से वही वाली चीजें हैं कि अगर आप इसके स्पेलिंग को देखिए तो स्पेलिंग गलत है, और सिविल सर्विस की परीक्षा है, इस प्रकार के स्पेलिंग को गलत रखना भी गलत है। तो हमने इस पे भी किया कि भाई इसका स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग इसका एक्चुअल में ये होगा और ये स्पेलिंग इसका एक्चुअल में होगा, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन स्पेलिंग एरर है। और ये कोई ग्रेजुएशन का परीक्षा थोड़ी है भाई, सिविल सर्विस की परीक्षा है, और सिविल सर्विस की परीक्षा है और स्पेलिंग एरर है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। मतलब ठीक है हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है वैसा वाला क्वेश्चन थोड़ी है भाई। सिविल सर्विस की परीक्षा हो रही है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और स्पेलिंग एरर है, तो इस स्पेलिंग एरर के बिहाफ में मैंने भी इस क्वेश्चन को रेज किया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। बिहार में कौन सा ऐसा है जो स्टेट एनिमल है। इसको हालांकि आयोग ने बुल माना है, लेकिन आप देखिएगा सोर्सेज में तो गौर दिया हुआ है, तो गौर जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। बुल आयोग माना है, लेकिन आयोग के कई सारे जगहों पर, वेबसाइट पर कई सारे जगहों पर जो मेंशन्ड है वो आपके गौर ही है। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और इस क्वेश्चन को भी मैंने रेज किया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। एज पर NFSC data, which of the following state record less than 6% of the population as multidimensionally poor in 1920। यानी कि NFSS का जो डेटा है
इसके अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि 6% से भी कम पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशन पुअर जो है, मल्टी डायमेंशनली पुअर जो है वह रिकॉर्ड किया है 6% से कम। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि इसमें तो आयोग ने क्या माना है, तो आयोग मान रहा है कि सर जम्मू एंड कश्मीर भी होगा और आयोग हिमाचल प्रदेश भी मान रहा है। उत्तर प्रदेश तो होना नहीं है, तो उत्तर प्रदेश को पहले एलिमिनेट कीजिए, और आयोग इस दोनों को सही मानते हुए मोर देन अबव टिक कर दिया है। अब मेरी बात को सुनिए कि जो बच्चा यहां पे देखा स्टेट, या जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। जेन्युइन सी बात जो है हम आपको बता रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, तो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि हिमाचल प्रदेश क्या है मेरे भाई, तो ये एक स्टेट है। तो कायदे से इसका उत्तर तो बी होना चाहिए, बट मोर देन अबव आयोग इसका माना है, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे भी हम ऑब्जेक्ट मैंने करवाया है। और आप लोग भी किसी क्वेश्चन पे करवाना चाहे तो लिख दीजिएगा कमेंट में, हम करवा देंगे, क्योंकि आप जितना स्टूडेंट सब है उसी के आईडी से होता है, क्योंकि अन्य कोई भी इंसान बाहरी आउटसाइडर तो करा नहीं सकता है, तो आप ही लोग के आईडी से करवाना होगा। तो आपको करवाना हो, कोई इसके अलावा क्वेश्चन हो तो जरूर लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, टेलीग्राम पे हमको बताइएगा, आप अपना आईडी वगैरह दीजिएगा, या फिर आप ही कर दीजिएगा, हम आपको पेमेंट जो है कर देंगे अगर उस क्वेश्चन को हमने नहीं करवाया होगा तो। ठीक है, तो यहां पर देखना है ध्यान से कि इसका उत्तर तो हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भी सही है, लेकिन यहां पे स्टेट जब मेंशन है तो यूनियन टेरिटरी आप दे देते, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से जो है मतलब समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शनेबल है, इसको हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कह रहा है, आयोग ने माना है कि ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या कर रहा है, अटॉर्नी जनरल जो है एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर। अरे भाई ये क्या करता है, गवर्नमेंट को भी तो करता है, इसके बारे में भी करना है, और साथ ही साथ इट इज अ होल टाइम कंसल्ट फॉर गवर्नर। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ए को देखिए, तो मोर और लेस जो है थोड़ा सा ये टिपिकली है, हालांकि इसमें मान सकते हैं कि सत्य के ज्यादा करीब ए है, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं, ये गवर्नमेंट को भी तो करता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है, इसको कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस सरकार का लॉ यानी कि सरकार को एडवाइस देता है, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट मेंशन है। तो इस बिहाफ में भी मैंने इसको ऑब्जेक्ट किया है। बाकी देखिए आयोग क्या कहता है इस पर। अगला देखिए, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रीएस्टेब्लिश्ड इन बिहार। तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी रीएस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के रीएस्टेब्लिश्ड की बात अगर हम करते हैं तो आयोग इसको 2014 मान रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 से ये रीएस्टेब्लिश्ड हुआ था, और ये जो एक्ट जो है प्रोवाइड किया गया था, और जो एक्ट पास हुआ था 2010 से, और यूनिवर्सिटी जो है 2010 में एग्जिस्टिंग में आया। तो यहां थोड़ी पूछा जा रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कब रीएस्टेब्लिश्ड हुआ, तो नवंबर 2010 होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ फंक्शन हुआ 2014 में, लेकिन यहां पे तो स्टूडेंट के साथ फंक्शन नहीं पूछ रहा है, रीएस्टेब्लिश्ड पूछ रहा है। तो कायदे से क्वेश्चन स्वयं में गलत लग रहा है, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ऑब्जेक्ट किया है कि सर इसका 2010 होना चाहिए। 2000 जो आपका 14 दिया हुआ है ये स्टूडेंट के साथ हुआ, बट यहां पे कहीं पे भी क्वेश्चन में स्टूडेंट के साथ मेंशन नहीं है, तो 2010 होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी मैंने ऑब्जेक्ट किया है। बाकी आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या इस पे कहता है। बिहार प्रोड्यूस डैश % ऑफ पाइराइट ऑफ होल इंडिया, यह भी क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि बिहार प्रोड्यूस नहीं करता है, बिहार के पास रिजर्व है। यहां पे प्रोड्यूस जो है गलत शब्द है, बिहार के पास रिजर्व है कितना, तो 95% रिजर्व है, प्रोड्यूस थोड़ी करता है बिहार। तो यह क्वेश्चन भी आपका गलत है। यहां पे रिजर्व और प्रोड्यूस में फर्क होता है ना, समझिए। बिहार प्रोड्यूस, तो कोई बच्चा सोच सकता था कि 90% तो रिजर्व है, 95%, तो प्रोड्यूस कितना करता होगा, तो प्रोड्यूस तो कुछ और भी कर सकता है, 95% जरूरी नहीं है कि भाई रिजर्व और प्रोड्यूस में फर्क है। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बट स्टिल गलत तो गलत है, और इस बिहाफ में मैंने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया है कि भाई ये रिजर्व है बट नॉट प्रोड्यूस। इस चीज को भी दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब आइए अगले उस पे देखते हैं कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट डाउन अ हिल वाई अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन इट अचीव 400 मीटर इन 20 सेकेंड। इफ द वेट ऑफ ए ट्रक इज 7 टन देन व्हाट विल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहां पे अगर आप देखिएगा कि सबसे पहले तो ये जो साइंस के होंगे वो समझ गए होंगे कि वेट जो है, वेट गलत शब्द यहां पे लिखा गया है, वेट की जगह मास होना चाहिए।
तब जाकर के आपका आंसर जो है 14,000 न्यूटन आएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है। और यहां पर जो है आपके समक्ष क्या है, तो यहां पर वेट दिया हुआ है और A इक्वल टू dv बाई dt हो जाएगा, जिसको काट करके सिंपल सा हम 14,000 न्यूटन की तरफ आ जाएंगे। बट यहां पे वेट की जगह मास होगा, तब जाके सही आंसर, सही क्वेश्चन बनता है। तो इस हिसाब से भी मैंने इसको क्या किया है, तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट किया है। अब देखिए आगे वही वाली चीज है कि आयोग जाने के आगे इसको किस प्रकार से लेता है। एक और क्वेश्चन को देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वॉयलेटेड। ये तो सही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दोनों ऑप्शन को देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वॉयलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वॉयलेटेड। अरे भाई, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स वॉयलेट करेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स वॉयलेट नहीं करेगा, तो इस दोनों में से एक तो सही होना चाहिए ना। सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वॉयलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वॉयलेटेड, तो दोनों में से एक तो सही होना चाहिए ना। तो सी और डी में से एक तो सही होना चाहिए। तो कायदे से बी और सी, मतलब समझिए क्या, डी और सी, बी और सी नहीं, डी और सी जो है, डी और सी जो है, सी और डी जो है, इस दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए और उसके साथ इसका पेयर बनके सही उत्तर होगा। तो यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है और इस आधार पर मैंने इसको भी ऑब्जेक्शन में डाला है। ठीक है, आइए अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसपे हमको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, जो मैंने किया है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टरिस्टिक द इंटरेक्शन बिटवीन हब सिंपल वायरस एंड अ ह्यूमन। अब इसमें देखिए, बी और सी दोनों जो है सही आपका है, यानी कि हम बात करते हैं इंडो, एक तो है एक तो है आपका पैरासिटिज्म और एक तो है आपका, एक आपका हो जाएगा इंडो पैरासिटिज्म। तो बी और डी जो है, इस दोनों में से दोनों जो है आपका सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने ऑब्जेक्ट किया है, तो इस पे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में गलत है। क्यों गलत है, देखिए, चंपारण, देखिए वर्ड को जानबूझ करके मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन को ये लोग क्वेश्चन ही गलत कर दिए हुए। देखिए, चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी है, यह पॉइंट क्यों हुआ था, तो यह पॉइंट हुआ था बिहार उड़ीसा गवर्नमेंट, क्योंकि 1917 का दौर है। 1917 में कौन सा गवर्नमेंट है, तो 1917 में जो है बिहार एंड उड़ीसा का गवर्नमेंट है। ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा का गवर्नमेंट है और गांधी जी के तरफ। तो इंडियन गवर्नमेंट कहां से आ गया यहां पर, तो यह ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके समक्ष जो है टेक्निकली जो है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इस बिहाफ पर ऑब्जेक्ट किया है कि वो बिहार और उड़ीसा गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में हुआ था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में। बाकी आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या इसको लेकर के किस प्रकार से अप्रोच करता है। विद द सोर्स हमने इसको किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन। इस प्रश्न को लेकर के आयोग ने इसका सही उत्तर माना है ए को, बट इसका सही उत्तर ए नहीं होगा, इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, नन ऑफ द एबव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नन ऑफ द एबव, क्योंकि आपको बताते चले किताब है हुज हु ऑफ इंडियन मेथड, ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यहां पे देखिएगा कि इसमें कहा गया है सीधा सीधा जो है कि ये सीधा सीधा लाइन दिया गया है कि नहीं, इनका नहीं है यहां पर, कि इन्होंने नेशनल फ्लैग यहां पे होस्ट नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, तो एक्टिविस्ट है इंडियन, ही ज्वाइंट अ लार्ज क्राउड विद सराउंडेड द टार्गेट ऑफ ओवरटर्न विक्रम पुलिस स्टेशन, ही वाज किल्ड इन द पुलिस स्टेशन फायरिंग ऑन इट। यहां पे कहीं पे भी नेशनल फ्लैग होस्ट करने का जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पे कहा गया है कि होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, जो कि इस क्वेश्चन को गलत बनाता है। तो नन ऑफ द अबव जो है ये सही उत्तर है। सरकारी डेटा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है आपके समक्ष जो है हम आपको यहां पे बता रहे हैं। आइए अगले उस पे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। यह भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उस समय में चीफ मिनिस्टर जैसा शब्द होता ही नहीं था। उस समय में हम लोग कहते थे प्रीमियर मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। हालांकि श्रीकृष्ण सिंह इसका सही उत्तर होता, आयोग ने भी इसको यही माना है, बट चीफ मिनिस्टर शब्द जो है यह अपने आप में गलत है, क्योंकि उस समय में चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे। मोहम्मद यूनुस जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस समय में चीफ मिनिस्टर जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है और इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है हमने किया है। बाकी वही वाली चीज है, आयोग जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट।
तो देखिए, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन त्रिपुरी सेशन 1938। तो सबसे पहले तो 1938 में नहीं, 1939 में बने थे। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हुआ। तो पहला ऑप्शन जैसे ही गलत हो गया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 and 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे इस क्वेश्चनों को देखिए कि एस्केप फ्रॉम अ होम इंटरमेट इन जनवरी 1948, ये तो सही है। लेकिन यहां पे शब्द को देखिएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए, प्रोविजनल और प्रोविंशियल में फर्क है। आप देखिए सीधा सीधा कि बोस रिटर्न टू सिंगापुर एंड सेटअप अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये बिपिन चंद्र किताब से ली गई टेक्स्ट बुक है, बिपिन चंद्रा की जो किताब है वहां से लिया गया है। तो ये बहुत ऑथेंटिकेट सोर्स है और आयोग भी इसको मानता है, यूपीएससी भी इस किताब को मानता है। तो सीधा सीधा लिखा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, नॉट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये वाला भी पॉइंट से ये क्वेश्चन जो है यहां से स्क्रैप होना चाहिए, या इस क्वेश्चन में जो आयोग है उस आयोग को हमने भेज दिया है। बाकी देखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा डाउटफुल है? देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड? देखिए, अब फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश न्यूज़पेपर जो है, जो फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश, या न्यूज़पेपर पूछ रहा है। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तो यार बिहार बंधु ही है ना। ये जो पटना हराका है ये तो न्यूज़पेपर नहीं है, ये पैम्पलेट टाइप का था, न्यूज़पेपर तो था नहीं है। न्यूज़पेपर तो बिहार बंधु ही है ना, तो कायदे से तो बिहार बंधु होना चाहिए। लेकिन आयोग ने पटना हराकरा को माना है। तो फिलहाल हमने आयोग को कहा है, आयोग को भेजा है विद द सोर्सेज कि न्यूज़पेपर आप जब पूछ रहे हैं, आप जब अखबार पूछ रहे हैं, तो देयर इज डिफरेंट बिटवीन अखबार, मैगजीन। तो मुर्दे सुलेमान भी मैगजीन था, बहुत सारा मैगजीन है, बहुत सारा पैम्पलेट है, बहुत सारा एक रिजोल्यूशन होता है, लेकिन अखबार अखबार होता है। वही वाली चीज है कि इंडिया टुडे एक मैगजीन है, चंपक मैगजीन है, हिंदुस्तान दैनिक जागरण अखबार है, पैम्पलेट जो आपको आता है वो एक पैम्पलेट है, कोई रिजोल्यूशन आपको आया तो रिजोल्यूशन है। तो वैसे अलग अलग टाइप का कैटेगरी होता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पूछ रहे हैं तो बिहार बंधु होना चाहिए, ना कि पटना हराकरा होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो तो बिहार बंधु ही होगा। तो बाकी आयोग को मैंने मतलब हमने जो है आईडी से इसको भी ये किया है। बाकी आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वेयर वॉन बाय बिहार प्लेयर्स इन 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? देखिए, ये 2025 नहीं 2023 होना चाहिए, जहां 5 जीता था। तो ये वाला ऑब्जेक्शन भी हमने किया है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये 2005 होना चाहिए था, ये 2025 नहीं 2023 होना चाहिए था। तो ये 2023 होना चाहिए, 2025 नहीं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो है आपके समझ जो है इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हमने ऑब्जेक्ट किया है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स नहीं करंट अफेयर से। बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल KRP, फार्मर्स यूज्ड टू सबमिट मैनुअल क्लेम अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। और ध्यान रखना है यहां फार्मर नहीं होगा, फार्मर थोड़ी करेगा यार, बैंक करेगा ना। देखिए, फार्मर जो है मैनुअल क्लेम्स जो है फार्मर का रीच थोड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड तक, तो बैंक का है। तो यहां पे फार्मर की जगह बैंक शब्द होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का मतलब बदलता है। हालांकि इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी होगा, लेकिन फार्मर की जगह बैंक होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये वाला क्वेश्चन का उत्तर जो है बी होना चाहिए, बी मतलब बी होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि फार्मर की जगह यहां पर बैंक होना चाहिए। और वेबसाइट को भी आप उठा के देख लीजिए, स्टेटमेंट जो है बैंक के साथ दिया गया है, ना कि यहां पर फार्मर के साथ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिए कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना हो विद प्रूफ हमको बताइएगा। और या फिर यहां पे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको रीच आउट करेंगे, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे बताइएगा। तो आपको इसके अलावा कुछ है क्वेश्चन तो आप ही लोग से करवा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म दिए होंगे वही लोग कर सकते हैं। तो आप ही से करवा देंगे, 250 रुपया हम लोग पेमेंट कर देंगे अगर हम लोगों ने नहीं किया होगा उस क्वेश्चन को। तो अगर कर दिया है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं किया है तो आपको करवा देंगे। बाकी
आप में से कोई भी जन अगर हमारे मेंस के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, आप लोग की इच्छा है। अब मेंस के बैच के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपका प्रीलिम्स हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन बीपीएससी की तैयारी जो है वो मेंस की तैयारी ही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखना है कि जैसे मान के चले कि अभी आपका 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, अभी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स है वो तो आपके समझ कब होगा, तो सर सितंबर 2026 में होगा। तो अगले एक साल तक क्या आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा? सोचिए, नहीं, ऑब्वियस ही बात है नहीं। तो आपका अगर मान के चलिए इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए तो क्या आप मेंस के लिए तैयार हैं? बोलिए नहीं, हम 3 महीने में तैयारी कर लेंगे। अरे भाई, 3 महीने में तैयारी आप कर लीजिएगा, लेकिन वही आधे अधूरे ज्ञान के साथ, वही आधे अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप जाइएगा परीक्षा को देने, और आपके साथ वही समस्या होगी और वापस इस साइकिल में फंस जाइएगा। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, यही मौका है, दस्तूर है। सोचिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ और एक राउंड मेंस का तैयारी कीजिए। आपके पास मेंस के जितने भी थीम है, मेंस के जितने भी टॉपिक है, अगर सारे टॉपिक, सारे थीम्स रिलेटेड आपके पास खुद के हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, खुद के टेस्ट सीरीज आपने 1-2 राउंड नहीं बनाया है, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड नहीं बनाया है, तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है लास्ट के समय में तैयारी करके करना। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि मेरे भाई, आप लोग खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, ये तो आप लोग के लिए उन्नति बैच है। होता क्या है कि जैसे कोई एक इंसान है, वो इंसान पढ़ने के लिए खाना बनाने वाली को रखता है, तो होता क्या है, कोई खाना बनाने वाली खाना बना के देती है उसको खाना बनाने आता है, बट फिर भी उसने खाना बनाने वाली को रखा है क्योंकि समय बचाना चाहता है। तो वैसा ही कुछ बैच है। ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते, खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन बैचेज में क्या होता है कि आपका वो समय बच जाता है, आपका वो कंटेंट बच जाता है। तो अगर आप में से कोई भी जन हमारे इस कोर्स के साथ इनरोल करना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आ जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आने के बाद आप यहां पे स्टेट पीसीएस पे आइएगा। स्टेट पीसीएस पे आने के बाद दोस्त आपको करना क्या है कि अपना प्यारा मोहब्बत बिहार पे आइएगा। बिहार पे आने के बाद देखिए बीपीएससी का उन्नति बैच है, इस पे जाइएगा। इस बैच की बात अगर हम करते हैं तो इसके ब्रोशर्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत हम लोग इसमें कर रहे हैं। इस बैच की बात अगर हम करते हैं तो 27 तारीख से इसमें क्लास शुरू है। 4 फुल लेंथ जीएस पेपर है, 2 फुल लेंथ एसे टेस्ट है, 4 सेक्शनल एसे टेस्ट है, 5 सेक्शनल टेस्ट ऑफ जीएस पेपर 1 है, 4 सेक्शनल जीएस पेपर 2 का टेस्ट है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, कैसे लिखना है, क्या अप्रोच है वो मिल जाएगा। हमारे पास वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज है, स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिल जाता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, आपके जिले के जो भी अधिकारी हो पूछिए स्टडी आईक्यू के बारे में, अच्छा रिव्यू ही आपको देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए हम लोगों ने एक शेड्यूल भी आपको दे दिया है कि देखिए आपका क्लास जो है 27 तारीख से शुरू होगा, 28 तारीख को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास से। इसके बाद टेस्ट का शेड्यूल है आपके समक्ष। अगर आप में से कोई भी जन इस कोर्स में इनरोल होना चाहेगा तो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहां पे जाइएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा। तो कोड आप लोग आदि लाइव ही लगाइएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, कंप्लेन करते हैं, तो मेरे भाई आप मेरा कोड लगाइएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड को लगा करके 5,999 में इस कोर्स में अपने आप को आप लोग इनरोल कर सकते हैं और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। और 5,999 में आपको आपकी मेंस की तैयारी का जो फाउंडेशन है वह आपको मिल जाएगा। इसमें क्लासेज भी होंगी और साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज भी होगा। क्लासेज हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी, आपका आंसर राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो भी आपका लैंग्वेज उसमें आप लिखिएगा और हमारे मेंटर जो है उसको चेकआउट करके आपको दे देंगे। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों के लिए पटना में ऑफलाइन भी है। तो कहीं पे भी आप जाइएगा ऑफलाइन के लिए, आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर के बोल दीजिएगा सर के स्टूडेंट हैं, आपको हमको एडमिशन चाहिए, जो भी डिस्काउंट हमको दे दीजिए, आतिश सर हमको भेजे हैं। और ऑनलाइन वालों का आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से ही ऐसे करके आप कर सकते हैं आदि लाइव कोड को लगा करके। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। तो आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको ऑब्जेक्ट करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।